नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी, मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश मौजूद हैं। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया कि लगातार गुजरात और हिमाचल प्रदेश की आज काउंटिंग हो रही है और उस काउंटिंग में क्या कुछ नतीजे, क्या कुछ रुझान निकल कर आ रहे हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। गुजरात की अगर पहले बात कर ली जाए तो टीवी स्क्रीन पर आप समझ सकते हैं कि एक बार फिर से तस्वीर दोहर जरूर रही है। बीजेपी में नरेंद्र मोदी की हैट्रिक लगने वाली है, लेकिन 117 सीटों की जो आस लगाए वो बैठे हुए हैं, शायद उस पर पानी फिरता हुआ नजर आए। लेकिन अभी ये कहा कुछ जा नहीं सकता है, क्योंकि बीजेपी 114 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस इस बार 2007 में जहां 59 सीटों पर वो काबिज हुई थी और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि 60 के लगभग ही उसके खाते में सीट जाएगी, लेकिन अभी रुझान कह रहे हैं कि 66 पे वो आगे चल रही है। वहीं जीपीपी, गुजरात परिवर्तन पार्टी, केशुभाई पटेल की ये पार्टी है। बीजेपी से निकलकर उन्होंने ये पार्टी बनाई, यहाँ पर भी उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। 3 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं और इस तरीके से 182 सीटों पर अगर देखा जाए रुझान आ चुके हैं। बीजेपी आगे चल रही है, हैट्रिक जरूर लगने वाली है नरेंद्र मोदी की। और साथ ही साथ इस तरह से 1995 से अगर देखा जाए तो बीजेपी 5वीं बार यहां सत्ता पर काबिज होने वाली है। तो गुजरात में लगभग खिल चुका है कमल का फूल, हिमाचल प्रदेश में हाथ को साथ दिया गया है। और गुजरात की हम बात कर रहे हैं तो बड़ी खबर इस वक्त, नरेंद्र मोदी हैट्रिक मार चुके हैं। नरेंद्र मोदी मणिनगर से चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे थे तीसरी बार, और अभी की बड़ी खबर यह है कि नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल कर ली है, यानी उनकी हैट्रिक लग गई है। आपको बता दें कि उनके अगेंस्ट अमित शाह की निलंबित आईपीएस ऑफिसर अमित शाह की वाइफ श्वेता भट्ट, माफ कीजिएगा, संजीव भट्ट की वाइफ श्वेता भट्ट कांग्रेस से चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन श्वेता भट्ट को भारी मतों से हरा दिया है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार आखिरकार मणिनगर से जीत हासिल कर ली और इस तरह से नरेंद्र मोदी का कद अब बीजेपी में और ज्यादा बढ़ जाएगा। कांग्रेस की श्वेता भट्ट को उन्होंने भारी मतों से हराया है। तो निलंबित आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट की वाइफ श्वेता भट्ट मणिनगर से सीधी टक्कर दे रही थी नरेंद्र मोदी को। हालांकि ये पहले से ही तय था कि ये सीट नरेंद्र मोदी के नाम ही रहेगी। 2 बार पहले भी जीत चुके हैं और अब तीसरी बार हैट्रिक नरेंद्र मोदी ने लगा ही दिया। देवेंद्र पराशर हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, नरेंद्र मोदी की हैट्रिक कंप्लीट हो गई, राष्ट्रीय राजनीति में कद अब और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। निश्चित तौर पर उसकी गूंज यहाँ सुनाई देने लगी है। बीजेपी के केंद्रीय दफ्तर में लगातार पटाखे छोड़े जा रहे हैं और लोग नारेबाजी कर रहे हैं, इस तथ्य के बावजूद कि 2 चुनाव में हिमाचल प्रदेश में हार के भी लगातार संकेत मिल रहे हैं। जो रुझान मिल रहा है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में सत्ता हाथ से जा चुकी है बीजेपी की। लेकिन गुजरात का जो चुनाव है, निश्चित तौर पर न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बहुत ज़्यादा निगाहें टिकी हुई थी उस चुनाव पर। और बीजेपी के केंद्रीय दफ्तर में गुजरात को लेकर जो उत्सुकता थी, वो उत्सुकता अब जैसे जैसे जीत की सुगंध मिल रही है उसमें और ज़्यादा खुशी नजर आ रही है। हालांकि एक चीज़ ज़रूर आप देखें कि इस बार के चुनाव में जो आंकड़ों की बात कही जाती है, क्योंकि पिछली बार नरेंद्र मोदी को 117 सीटें बीजेपी को वहाँ पे हासिल हुई थी गुजरात में, इस बार ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि 117 से सीटें बढ़ रही हैं या फिर घट रही हैं। तो उस बात को लेकर बीजेपी के नेता बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। उनका ये कहना है कि ये सब मीडिया का आकलन था, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि लगातार तीसरी बार जीत हासिल हो। और अगर चुनाव की भी बात करें तो नरेंद्र मोदी, इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जो चुनाव लड़े हैं, इसमें इस बार का उनका जो चुनाव था वो टफेस्ट चुनाव था। देवेंद्र, नरेंद्र मोदी ने हैट्रिक लगा ली है, नरेंद्र मोदी की जीत लगभग तय भी थी, गुजरात के सरदार वो एक बार फिर बनेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो उठकर आता है, पिछली बार 117 सीटों पर बीजेपी काबिज थी और इस बार जो उम्मीद थी 120 की उम्मीद की जा रही थी, काफी कम लगभग दिख रही है। इस बार जो रुझान इस वक्त हमारे सामने है, 114 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, यानी पिछले से कम चल रही है। ऐसे में क्या अब जो नरेंद्र मोदी की राह है, गांधीनगर से दिल्ली तक की राह है, वो आसान वैसी की वैसी बनी रहेगी या फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा? देखिए, अगर पिछली बार 117 सीटें थी और इस बार अभी तक के रुझान में अगर 114 सीटें आ रही हैं तो इसको काफ़ी कम कहना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादती होगी नरेंद्र मोदी के साथ। अगर 2, 3, 4 सीटें, 5-7 सीटों का भी फर्क पड़ता है तो इस जीत को उसी रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा। इतना ज़रूर है कि जैसे कुछ एग्जिट पोल
सजेस्ट कर रहे थे कि एक 135-140 तक सीटें आ सकती हैं, वो नहीं हो रहा है। लेकिन बीजेपी नेता इस बात को लेकर ज़्यादा खुश हैं कि थर्ड टाइम हैट्रिक बनी है। और क्योंकि इस बार की जो चुनौती थी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस बार की चुनौती काफ़ी कठिन थी। जैसे ही केशुभाई पटेल ने अपनी अलग पार्टी बनाई, उसके बाद नरेंद्र मोदी, उस समय तक नरेंद्र मोदी की रणनीति ये थी कि जो सिटिंग एमएलए हैं, जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा था, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, उसको लेके वो बदले जाने थे। लेकिन जैसे ही केशुभाई पटेल ने अपनी पार्टी बनाई जीपीपी, उसके बाद नरेंद्र मोदी को ऐसा लगा कि अगर इन्हें वो टिकट नहीं देते हैं तो ये कहीं ना कहीं जीपीपी में जाएंगे और फिर वोट काटेंगे और उससे उनको नुकसान होगा। तो वहां पर उन्हें अपनी रणनीति लास्ट टाइम में बदलनी पड़ी थी, तकरीबन 1-2 महीने पहले। इसके अलावा अगर कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस ने अपेक्षाकृत पिछले चुनावों की तुलना में इस बार ज्यादा ताकत झोंकी थी। कांग्रेस के अहमद पटेल, जो कि गुजरात से ही आते हैं, सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव हैं, पहले वो दिल्ली में बैठकर गुजरात की राजनीति ज्यादा देखते थे। इस बार गुजरात की जमीन पे वो गए, उन्होंने कई सारी पदयात्राएं की और पूरी ताकत उन्होंने अपनी झोंक रखी थी। अहमद पटेल के अलावा सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, तो नरेंद्र मोदी इस चुनावी प्रचार को जिस टर्न पे लेके जाना चाहते थे, वहां कांग्रेस गई नहीं। नरेंद्र मोदी चाहते थे कि कांग्रेस के नेता उन पर लगातार तीखे हमले करें और ये नरेंद्र मोदी के लिए सबसे मुफीद स्थिति होती है, क्योंकि वो सीधे सीधे गुजरात के स्वाभिमान से उस बात को जोड़ देते हैं। तो इन सारी चुनौतियों के बीच अगर ऐसी सीटें आ रही हैं तो जो जश्न मनाया जा रहा है बीजेपी दफ्तर में, उसे आसानी से समझा जा सकता है। काफी कुछ कह रही है और इस जीत से कई सवाल भी उठकर खड़े हो रहे हैं। सवाल सीधे तौर पर ये उठकर खड़े हो रहे हैं कि क्या अब राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी का कद और भी बढ़ जाएगा? क्या जो नेता उनके साथ नहीं हुआ करते थे, अब उनकी राय एक हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये उठेगा कि अब जब नरेंद्र मोदी को इस जीत के बाद से अगर पीएम पद के लिए दावेदारी उनके सामने रखी जाएगी तो क्या एनडीए में दरार आएगी? क्योंकि बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है और नीतीश और नरेंद्र के बारे में हर कोई जानता है कि किस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन इन सब के बीच जश्न का माहौल हम नहीं भूल सकते, जश्न की इन तस्वीरों को नहीं भूल सकते जो बहुत कुछ बयां कर रही है। और ये जश्न बता रहा है कि एक नया परिवर्तन आने की उम्मीद बढ़ गई है। ब्रिजम के पास हम एक बार फिर से चलना चाहेंगे। ब्रिजमोहन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पटना में क्या कुछ हलचल है इस जीत को लेकर? तस्वीरें तो सामने आ चुकी है। ब्रिजम, हम एक खास तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं। ढोल नगाड़े के साथ, नाच गाने के साथ लोग जश्न मना रहे हैं। यानी जो बातें कही जा रही थी गुजरात में जीत से देश के परिवर्तन को जोड़ा जा रहा था, वो लगभग ये तस्वीर काफी कुछ कह रही है। जी बिल्कुल लावनी, जिस तरह से ये तस्वीरें आ रही हैं सामने और जिस तरह से लोग जश्न में अब जा रहे हैं, जिस तरह से हालांकि हिमाचल प्रदेश को भाजपा ने लूज कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा दाव गुजरात पर लगा था। वो दाव एकदम पूरी तरह से भाजपा की तरफ दिख रहा है, आता दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जश्न उसमें शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ गिरिराज जी हैं, इनसे जान लेते हैं। गिरिराज जी, आप बताइए, क्या जो जीत का जश्न मनाया जा रहा है, ये हिमाचल प्रदेश आपने लूज कर दिया, लेकिन देखिए, जश्न जो भी मनाया जा रहा है या जो भी आप कह रहे हैं, ये राजनीतिक रिफ्लेक्शन था। मैं बता रहा हूं, राजनीतिक रिफ्लेक्शन था गुजरात के चुनाव का। क्या गुजरात का चुनाव का परिणाम होगा, ये देश की जनता में एक चर्चा का विषय था। लोगों में हर गांव गली चौराहे पर ये बातें चली हुई थी। हिमाचल का वो नहीं था। और कांग्रेस पार्टी ने भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो षड्यंत्र रखा, अन्य राजनीतिक दलों ने, इसलिए देश के लोग गुजरात के चुनाव को एक राष्ट्रीय चुनाव की तरह देख रहे थे। और आज सचमुच में जो परिणाम आया है उसमें नरेंद्र, जिस जीत को लेकर आशा बंधी थी भाजपाइयों की तरफ कि एक बड़ी जीत होगी और बेहतर अंक के साथ आप ऊपर जाएंगे, नरेंद्र मोदी उस अंक को पार कर लेंगे तो एक बड़े नेता के रूप में उभरेंगे। क्या वो लग रहा है कि बड़े नेता के रूप में उभरेंगे? अरे भाई, ये आप लोगों का कयास लगाना है शब्दों का। 15, 17, 14, 10, 12 में कोई अंतर नहीं है। अंतर, सबसे बड़ी अंतर है कि नरेंद्र मोदी ने इतने आरोपों के बाद सारे लोग एक तरफ, राजनीतिक पार्टियां, नरेंद्र मोदी अकेले, और उन्होंने जो एक बड़ी लकीर खींचा, समृद्ध समाज के विकासवाद की लकीर, वो लकीर आज रिजल्ट दिया। नरेंद्र मोदी अकेले नहीं है गिरिराज जी, मैं ये कह देता हूं, उनके पीछे गिरिराज सिंह भी है, उनके पीछे शहनवाज हुसैन भी है, अरुण जेटली भी है। मैं ये कहा कि कांग्रेस पार्टी, लालू जी, कम्युनिस्ट पार्टी, कितने राजनीतिक दल, और तो और वहां जदयू भी लड़ रहा था, कई सारे राजनीतिक दल उसके खिलाफ लड़ रहे थे।
उस चक्रव्यूह में जो उन्होंने एक बड़ी लकीर खींचा और वहां के लोगों ने उनमें विश्वास पैदा किया, और आज यही कारण है कि नरेंद्र मोदी एक जन नेता के रूप में उभर करके फिलहाल जो संकेत मिल रहा है उससे ये जरूर लग रहा है कि जीपीपी की अगर वोट की बात करें तो जो क्योंकि केशुभाई पटेल बीजेपी के ही नेता रहे हैं, उनके जो अनुयायी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पटेल समुदाय है, वो लगातार माधव सिंह सोलंकी के बाद से लगातार बीजेपी को वोट देता रहा है। अगर वो केशुभाई पटेल वहां से हटते हैं, उसके बाद आपको याद होगा कि बीच चुनाव के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने एक जुमला भी उछाला था केशुभाई पटेल के लिए कि वो देशद्रोही हैं। इसका भी बहुत खासा असर पड़ा था पटेल समुदाय पर। वैसी स्थिति में वो वोट जितना भी छिटका है, निश्चित तौर पे वो नरेंद्र मोदी के लिए वो बड़ा झटका था। और केशुभाई पटेल के चलते नरेंद्र मोदी को, जैसा कि मैंने पहले कहा आपको कि अपने सिटिंग कैंडिडेट्स का टिकट उन्हें जो काटने की उनकी रणनीति थी वो बदलनी पड़ी। ये भी एक बड़ा झटका था। तो केशुभाई जो नुकसान देवेंद्र, जो नुकसान हुआ है वोटों का, जो ये अलग बात है कि जो जी देवेंद्र जिस नुकसान की आप बात कर रहे हैं उसका क्या ये माना जाए कि वो वोट जो है वो कांग्रेस की ओर गए हैं, क्योंकि 2 ही सीटें आती दिख रही गुजरात परिवर्तन पार्टी के हिस्से से, निश्चित तौर पर उसकी वजह से बड़े वोट बैंक कटा हुआ है बीजेपी का, लेकिन क्या उसका फायदा कांग्रेस को मिला है, क्योंकि 7 सीटों की बढ़त मिलती दिख रही है इस बार? अंतिम आंकड़े जब आ जाएंगे और जो वोटों के आंकड़े कि वोट किसको कहाँ कितना मिला, उसके बाद ये तस्वीर ज़्यादा साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उससे ऐसा ज़रूर लग रहा है कि जीपीपी ने जो सेंधमारी की है वो बीजेपी के वोट में की है, और वैसी स्थिति में कांग्रेस को फायदा मिला होगा। भले ही जीपीपी अपनी सीटें बहुत ज़्यादा नहीं जीता पाए, जैसा कि बीजेपी के बड़े नेता भी जो उस समय गुजरात से होकर आते थे वो इस बात को कहते थे कि जीपीपी खुद तो सीटें नहीं जीत पाएगी, 2 से 3 ही सीटें जीत सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उसकी जो वोट वो काटेगी उसका असर ज़रूर पड़ सकता है बीजेपी पे। और शायद जो लैंडस्लाइड विक्ट्री कही जा रही थी एग्जिट पोल के द्वारा कि 135 से 140 सीटें भी आ सकती हैं, वो अगर नहीं आ रही हैं तो उसका एक बड़ा कारण आप मान सकते हैं। लेकिन अगर भगवा ब्रिगेड की बात करें, नरेंद्र मोदी की बात करें, तो उसके पास खुश होने के लिए, फील गुड होने के लिए बहुत ज़्यादा कारण है। और अगर गुजरात में अब हैट्रिक बनाते हैं तो निश्चित तौर पे भगवा ब्रिगेड काफ़ी खुश होगा। हालांकि राकेश, यहाँ पे एक और दिलचस्प चीज़ मैं आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी अगर गुजरात से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होकर निकलते हैं तो बीजेपी के सारे बड़े नेता इस बात को लेकर फील गुड में रहेंगे। मुझे लगता है कि इस बारे में काफ़ी संदेह करना होगा। चलिए देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, और इस बीच हमारे साथ महुआ न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राणा यशवंत जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। यशवंत जी, जिस तरीके से जो अटकलें लगाई जा रही थी और जो आशा थी कि ज़रूर बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बनेगी और नरेंद्र मोदी हैट्रिक ज़रूर बनाएंगे, तस्वीरें ज़रूर वैसी बनकर आ रही है, लेकिन जो पिछले आंकड़े थे उससे थोड़ा कम बीजेपी के खाते में आ रहा है। 117 पिछली बार जीत दर्ज की थी 117 पर, लेकिन अभी रुझान में 114 सीटों पर ही बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस बार भी जो विकास का मुद्दा लेकर, वाइब्रेंट गुजरात का मुद्दा लेकर नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे थे, जो वोट मिले उन्हें उसी मुद्दे पर मिले, और इस तरीके से जो जीत मिल रही है वो कहीं ना कहीं से गुजरात के जो दंगे हुए थे उसके दाग मिटते हुए नजर आ रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं लावणी की गुजरात के जो रुझान अभी तक मिल रहे हैं उसमें नरेंद्र भाई मोदी को जिस तरह की बढ़त है, ठीक है 117 के आंकड़े से अगर आप उससे तुलना करना चाहती हैं तो 2-3 सीटों का फर्क हो सकता है। उन 2-3 सीटों का फर्क किन वजहों से हुआ है इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन 113-114 सीटों के आसपास अगर नरेंद्र मोदी गुजरात में आते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। गुजरात की जनता का अटूट विश्वास उनमें है। पिछले 11 वर्षों से नरेंद्र मोदी ने गुजरात का जो विकास किया है, और गुजरात के विकास के वरक्त जो कांग्रेस ने एक नारा दिया कि रूरल गुजरात, देहात के इलाकों में, गांव के इलाकों में विकास नहीं हुआ, और नरेंद्र मोदी ने गुजरात के शहरों में ही विकास को महदूद रखा, इस नारे को भी कहीं ना कहीं गुजरात की जनता ने खारिज किया है। मुझे हैरत इस बात से ज्यादा है कि सौराष्ट्र, जहां पटेलों की आबादी ज्यादा है और जहां से केशुभाई पटेल बड़ी चुनौती दे रहे थे, ताल ठोक रहे थे, और यह अनुमान लगाया जा रहा था कि सौराष्ट्र में कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। अगर खुद केशुभाई पटेल बहुत ज्यादा संख्या में अपने विधायकों को लेकर विधानसभा नहीं पहुंचते हैं, बावजूद इसके कांग्रेस को फायदा पहुंच जाएगा, बीजेपी को घाटा होगा, लेकिन ऐसा सौराष्ट्र में होता हुआ नहीं दिख रहा है। मैं आपको ये भी बताऊं कि जो मुस्लिम आबादी है, जो 20% के आसपास जिन जिन सीटों पर मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम मतदाता है, जिसकी तादाद लगभग 32 सीटें ऐसी हैं गुजरात में जहां मुस्लिम मतदाता 20% के आसपास होता है, उन 32 सीटों में से 24-25 सीटों पर बीजेपी भी आगे चल रही है। इसका मतलब मुस्लिम मतदाता ने 2001 दंगों के बाद से गुजरात को नए से देखा है। वो गुजरात में जो विकास हुआ है, शायद उस विकास पर यकीन हो चला है।
उसकी हालत वहां बेहतर हुई है। बाकी देश के जो मुसलमान हैं उनसे शायद उसकी हालत बेहतर है और वह नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अपने आप को महफूज महसूस कर रहा है, इसलिए उसने वोट दिया है। और गुजरात की जो स्थिति है उसमें अगर 3-4 सीटों का फर्क है तो शायद इसलिए है कि वहां केशुभाई पटेल और पटेलों ने थोड़ा बहुत डेंट लगाया है और वह परसेंटेज जो है या तो कांग्रेस के हक में गया है कि कांग्रेस के पास 1995 के बाद कांग्रेस अगर 59 के आंकड़े से आगे निकल करके 66-65 तक भी आती है, 7-8 सीटों के या 6-7 सीटों का फायदा कांग्रेस को होता है, तो कांग्रेस के बूते शायद नहीं है। वह केशुभाई पटेल जैसे नेता, सुरेश भाई मेहता, गोवर्धन झड़फिया, कांशीराम राणा, केशुभाई पटेल, ये तमाम दिग्गज नेता जो पहले कभी बीजेपी में काम करते थे और उनका अपना एक जनाधार है, अगर एकजुट होने के बाद भी वो नरेंद्र मोदी को नहीं रोक पाते हैं तो यह इसमें कोई हैरत नहीं है कि नरेंद्र मोदी का एक छत्र राज गुजरात में चल रहा है। बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सत्ता में वापसी कहीं न कहीं यह विकास पर मुहर है। तो यशवंत जी, ये कहा जा सकता है कि गुजरात का ये सरदार अब गांधीनगर के जरिए सीधे तौर पर दिल्ली के सिंहासन का रुख जरूर करेगा। मुझे देखिए, यह तो एक अनुमान है, ठीक है। बीजेपी के जितने भी दिग्गज नेता हैं उनको इस नतीजे से कहीं न कहीं थोड़ी दहशत उनके भीतर होगी। मैं सिर्फ दिग्गज नेताओं की बात कर रहा हूँ, मैं बीजेपी के उन नेताओं की बात ही नहीं कर रहा हूँ जो मोदी ब्रांड है, मोदी की रहनुमाई में चलते हैं, मोदी के हमदर्द हैं और मोदी की अगुवाई में वो बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा होता हुआ, सत्ता में आता हुआ देखते हैं। मैं उन नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिल्ली में जो बड़े नेता बैठते हैं और जिनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं राष्ट्रीय स्तर के, उनको जरूर इस नतीजे से झटका मिला होगा। और नरेंद्र मोदी की इस तरह से वापसी कहीं ना कहीं संघ के पास कोई विकल्प नहीं होगा नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाने के अलावा। और 2014 के चुनाव में आप अगर बीजेपी के तमाम चेहरों पर नजर दौड़ा कर देखें तो खुद बीजेपी और संघ दोनों के लिए एकमात्र विकल्प नरेंद्र मोदी ही दिखाई पड़ते हैं। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी और संघ 2014 का चुनाव लड़े, इस तरह की योजना बीजेपी और मुख्यतः संघ के भीतर बनाने वालों की तादाद बहुत बड़ी होगी। इसलिए नरेंद्र मोदी का रास्ता जो है गांधीनगर से दिल्ली की तरफ आता हुआ दिखता है।